अभी गंगा सागर साहब से कहेंगे स्टार्ट करने, और हम एक बार मदर जी से वार्ता करते हैं। वो अभी तक आए नहीं। तो आज के सभा में उपस्थित सारे महानुभावों का बहुत बहुत सादर आमंत्रण। आपने अपना समय निकालकर मुझे सुनने का समय दिया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं शुरू करूं। जैसा कि हम लोग को मालूम है कि जीएसटी जो है भारतवर्ष में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। पहले भी हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। 9 राज्य के टैक्स और 8 सेंट्रल टैक्सेस को मिलाकर, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाकर जीएसटी का गठन हुआ। और यहाँ पे यह अतिशयोक्ति नहीं होगा बोलना कि भारत के बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म इन इंडिपेंडेंट इंडिया, the GST reform was there. Why it is biggest? There are several reasons. And just now I told you कि there were multiplicity of taxes. बहुत सारे taxes थे। ये just मैं background 1 मिनट में लूँगा। वो सारे taxes को मिलाकर एक tax बना, और एक word होता है कि tax on tax। जैसे कि for example मैं समझाऊँ आपको, मैं चाहूँगा कि मैं कुछ छोटे-छोटे एग्जाम्पल से समझाऊँगा कि ताकि आज का जो ये भार न लगे, बहुत सिंपल वे में। जैसे मान लीजिए एक सैमसंग एक लैपटॉप बनाता है, और उस लैपटॉप को वो जो फैक्ट्री से माल निकलता था उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, और उसके बाद आपका कोई पटना का कोई डीलर जो है उसको खरीदता था। तो ये जो एक्साइज उसने पे किया, इसका कोई भी बेनिफिट उसको नहीं मिलता था। विद्युत महतो साहब, वेलकम सर। और अब ये जो तो ये एक्साइज ड्यूटी जो लगा के वो खरीद के अपने दुकान से बेचा, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिला। फिर उसी लैपटॉप को किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने खरीदा, उसको भी इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला, तो उसको एक्साइज भी देना पड़ा, वैट भी देना पड़ा। अब इस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किसी एक बिजनेसमैन का अकाउंट ऑडिट किया, और उसको उसने बिल रेज किया, सर्विस टैक्स का बिल, उसको भी कोई उसका बेनिफिट नहीं मिला। तो कहने का मतलब ये कि जिस चीज का बेनिफिट नहीं मिला, ये सब एडेड टू द कॉस्ट होता था। सपोज 1000 रुपया के ऊपर में 14 रुपया एक्साइज लगा, तो 1000 14%, 1140 उसका दाम हो गया। उसके ऊपर फिर वैट लगा 14%, फिर वो बढ़ के 1030 के आसपास हो गया। फिर उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगा 12.5%, और इस तरह से करते टैक्स ऑन टैक्स ऑन टैक्स ऑन टैक्स, इस तरह करते हुए उस प्रोडक्ट का कॉस्ट ही हो गया था लगभग 1040 रुपया। इस सारे चीजों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कहा कि आपका वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स, व्हाटएवर टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब जो टैक्सेस हम सरकार को डायरेक्टली नहीं देते हैं, जो कि हम किसी बिजनेसमैन के थ्रू या किसी सर्विस जो हमको देता है, प्रोवाइड करता है, उसके थ्रू हम देते हैं। ये सारे टैक्सेस को मिलाकर कहा गया कि आपको केवल एक बार ही टैक्स देना होगा, और ये टैक्स जो है जो फैक्ट्री बनाएगी सैमसंग वाला, जब वो चार्ज करेगा, तो वो जो डीलर है आपके पटना का, वो उसका बेनिफिट ले पाएंगे। कहने का मतलब है कि 1140 में खरीदेंगे, और उसको मान लीजिए उन्होंने 1000 रुपया उनका कॉस्ट प्राइस हुआ, 140 रुपया एक्साइज ड्यूटी यदि मानी जाए, तो उनका प्रोडक्ट जो है वो यदि 1200 में बेचना चाहते हैं, तो 1200 के ऊपर 14% लगाएंगे जरूर, लेकिन जो पहले उन्होंने टैक्स दिया है उसका वो बेनिफिट ले लेंगे। इसलिए सामान के दाम के ऊपर में एक ब्रेक लगाया गया, एक वाल्व लगाया गया, और इस तरह से जीएसटी का गठन हुआ। ये जीएसटी का गठन भारतवर्ष में पहली बार नहीं था। सबसे पहले दुनिया में जीएसटी फ्रांस में लाई गई 1954 साल में, और उसके बाद में पूरे विश्व में जीएसटी आज के तारीख में हमारे यदि हम कहें कि 195 वर्ल्ड में देश हैं, इसमें 166 देशों में जीएसटी चलता है। लेकिन हमारे देश और विदेशों में कुछ डिफरेंस है। हमारे यहाँ फेडरल पॉलिटी है। फेडरल पॉलिटी कहने का मतलब है कि एक केंद्र में सरकार है और साथ में एक राज्य में सरकार है। बहुत देशों में क्या है कि केवल एक ही सरकार है,
तो एक ही जगह टैक्स कलेक्ट होता है और एक ही जगह वो डिवाइड होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ राज्यों को, जस्ट एक मिनट, just a second. Okay, okay, sir. Thank you. Yes, this is it here. So in that way, our GST was a little bit different type, and it was not easy to implement because जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ 7 शेड्यूल है, जिस 7 शेड्यूल में पहले राज्यों को किस किस टैक्स पे कौन कौन सा टैक्स वसूलना था, सेंट्रल को कौन कौन सा टैक्स वसूलना था, ये पूरी तरह से क्लियरली दी हुई थी। अब क्या है कि इन सारे को एक जगह लाने के लिए कई तरह के संशोधन करने पड़े। जैसा कि आपको मालूम है, ये संशोधन एक विशेष तरह का संशोधन था जिसमें कि 2/3 मेजॉरिटी हमको पार्लियामेंट में भी लेनी थी, और जितने राज्य हैं, मान लीजिए 30 राज्य हैं, उसमें कम से कम 50% राज्यों से इसको पास करवाना था। और इतना करवाने के बाद जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा लाभ हुआ कि डबल टैक्सेशन जो था वो खत्म हो गया। कुछ कुछ, यदि मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, कुछ कुछ तरह के टैक्सेस थे, जैसे कि रेस्टोरेंट सर्विस। आप जब पहले 2017 के पहले जब आप होटल में खाना खाने जाते थे तो उस समय आपको वैट भी लगता था 14.5%, और उसके बाद सर्विस टैक्स भी लगता था। जब कोई आप कंस्ट्रक्शन वर्क होता था, जब रोड ब्रिज ये वगैरह वगैरह ये सब सरकारें बनाती थी या आप बनवाते थे, तो उसमें क्या है कि आपको कोई फैक्ट्री, मान लीजिए फैक्ट्री सेट बनवा रही है, तो उसमें क्या है कि आपको वैट भी देना पड़ता था और सर्विस पोर्शन पे सर्विस भी, जो गुड्स जो लगता था उसके ऊपर वैट होता था और जो लेबर पोर्शन था उसके ऊपर सर्विस टैक्स होता था। अब ये दोनों सरकारें, जैसे कि हम राज्य के अधिकारी हैं, तो हम चाहते थे कि हम गुड्स का परिमाण बढ़ाते चले कि नहीं ये भी तुम्हारा गुड्स है, ये भी गुड्स है, ये भी गुड्स है, और सेंट्रल चाहता था कि नहीं ये भी तुम्हारा लेबर है, ये भी लेबर है। और इस तरह से जो बिजनेसमैन था वो कभी कभी बहुत ही, मतलब कई तरह के डिस्प्यूट एराइज करते थे, और इस तरह से डिस्प्यूट करने से हमारे यहाँ केसेस बहुत ज़्यादा होते थे, और अल्टीमेटली डिस्प्यूट का अल्टीमेटली जो खामियाजा भुगतना पड़ता है वो आम बिजनेसमैन को था। तो इस तरह के सारे चीज़ों को हटाकर जीएसटी का आगमन हुआ और जीएसटी बहुत बेहतरीन तरीके से चलने लगी। और मैं पिछली बार भी मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताया था कि 2017 में जब जीएसटी आया था तो उस समय हमारा कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से कम था महीने का, 96,000 करोड़ रुपए से मंथली पूरे नेशन का कलेक्शन था। और आज हम 8 साल के जाते जाते ये लगभग 2,40,000 करोड़ रुपया हमारा कलेक्शन हो चुका है। अब यही है बैकग्राउंड कि सरकार जो ये जीएसटी रिफॉर्म 2.0 जो लाई है, ये क्यों लाई? क्योंकि उसके पास जो रोबस्ट मैकेनिज्म उन्होंने अप्लाई किया, कई तरह के प्रावधान उन्होंने अप्लाई किए, कई तरह की कड़ाइयाँ उन्होंने अप्लाई की, और करते करते कंप्लायंस लेवल बाध्य हो गया बढ़ने के लिए। आज ये हम लोग बहुत मतलब ये कह सकते हैं कि आज जो हमारा जो बिजनेस के ऊपर जो जीएसटी डिपार्टमेंट का कंट्रोल है, लगभग मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100 में 100 सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन 70 से 75% लोग जो हैं अभी हमारे यहाँ फेयरनेस आ गया है, ट्रांसपेरेंसी इस लेवल में बढ़ गई है। और इसका रीज़न ये है कि हमारा कलेक्शन बढ़ा है, और कलेक्शन बढ़ा है तो सरकार ने इस बार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से ईज ऑफ लिविंग की तरफ में चेंज किया है। अभी हम लोग, हमारा प्रोविजन था कि हम लोग बिजनेस को हमको सरल बनाना था। अब हम चाहते हैं कि जो बिजनेस मैन को जो टैक्स देते हैं उनका जीवन हम कैसे आसान बनाएं, और यही इस बार के प्राइम मिनिस्टर का जो 15 अगस्त 2025 का जो ये था कि हम लोग जीएसटी दिवाली के पहले ला रहे हैं, जीएसटी में रिफॉर्म, और इसको लाया गया। तो सबसे मूल बात, सबसे आपसे एकदम बिल्कुल आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ कई तरह के टैक्स स्लैब्स होते थे, उसमें हमने कई स्लैब्स को हटा दिया।
जैसे मेन जो 4 स्लैब्स होते हैं सबको मालूम है, 5, 12, 28 और 5, 12, 18 और 28। इसमें 2 स्लैब को 28% के स्लैब को और 12% के स्लैब को पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया। और रिमूव करके क्या बचा? 5 बचा और 28 बचा, 5 बचा और 18 बचा। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि और भी 2 स्लैब्स हैं यहाँ पे, जैसे नील रेट का 0% का स्लैब है, 3% का एक स्लैब है, जो सोना चांदी आप जब खरीदते हैं ज्वेलरी, वो एज इट इज है, उसको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। 12 को और 28 को हटाया गया, लेकिन 28 में एक प्रोडक्ट रखा गया है, वो मैं बाद में आऊँगा कौन सा प्रोडक्ट रखा गया है। और 28 वाले को आइदर हम 18 में लेके आए या कुछ प्रोडक्ट्स को हमने एक नया जो बनाया उसको 40% का स्लैब बनाया गया। अब प्रश्न ये है कि आपने तो 40% का आपने क्यों बनाया? आप तो 28 हटा के 40। एक्चुअली 28 में बहुत सारे के प्रोडक्ट्स थे, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं आपका कार की बात कहूँ तो कार के ऊपर में, स्कूटर के ऊपर में, मोटर बाइक के ऊपर में हम 28% टैक्स देते थे और साथ में एक सेस दिया करते थे। फॉर एग्जांपल मैं कार को, यदि हम कार के बारे में समझे, क्योंकि कार ये अच्छा एग्जांपल रहेगा हम सबको सरल रूप में समझाने में। कार के ऊपर में 28% टैक्स लगता था और 5 से लेकर 17% तक का सेस लगता था। तो इसका मतलब कि कार 28 में नहीं आती थी, मिनिमम कार आती थी 33% में और हाईएस्ट आती थी 45% में। तो इसको जो है हम 45% वाला जो टैक्स का जो ये था, यदि हम साइज बताएं, जो 1500 सीसी की जो गाड़ियां हैं और जिनका साइज 4 मीटर है, 4000 mm, जो जनरली एसयूवी, एमयूवी, ये जो गाड़ियां हैं, इनको हमने 40%, तो उनमें भी फायदा हुआ है, 45% से वो 40% में आ गई। और जो छोटी गाड़ियां हैं, जो 1200 सीसी के नीचे की जो गाड़ियां हैं, एल्टो, बोलेनो, दिस दैट, सेंट्रो, ये सबको हमने 18% में ला दिया, तो 33 से 18 में आ गए। और जो लोग बड़ी गाड़ियां हैं वो 45 से 40 में आई, तो पूरे गाड़ी के चीज में पूरी तरह से फायदा हुआ है। अब प्रश्न ये है कि 28% में कौन सा प्रोडक्ट हुआ? एक्चुअली हमारे यहाँ 2-3 तरह के प्रोडक्ट के बारे में हम विशेषकर बात करना चाहेंगे। एक तो है सबसे इसेंशियल प्रोडक्ट्स, जो कि आम जनता को खाने पीने का सामान, टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, शैम्पू, चावल, ये जो है आटा, जो भी इस तरह की सामग्री है, बटर, ये सब जो सामग्री है, इस सारे पदार्थ को, जो कि आम जनता, जो हम सभी उपयोग करते हैं अपने एवरीडे लाइफ में, ऑल दिस प्रोडक्ट्स वेर ब्रॉट आइदर टू नील रेट और टू 5% रेट। अर्लियर दे वेर इन द 12% ब्रैकेट और 18% ब्रैकेट, ऑल दोज ब्रॉट टू 5% और इन नील ऑल्सो, ठीक है ना। अब जो है इसमें जो है ये जो है, एक्चुअली आपको याद होगा, मैं जस्ट आपको याद दिलाऊं कि जिस दिन ये मीटिंग हुआ था, बेसिकली मीटिंग ये हमारा 2 दिन का था, 56वां जो जीएसटी काउंसिल का मीटिंग था, ये 2 दिन का मीटिंग था, लेकिन ये मीटिंग 1 दिन में ही समाप्त हो गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि, और पूरी तरह से कंसेंसस से समाप्त हुआ कि हम 2 दिन की मीटिंग यदि 1 दिन में समाप्त करें तो नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि सभी राज्य एक विचार में थे कि नहीं, टैक्स का में रिफॉर्म होना चाहिए। और उस दिन जो है एक 81 पेज का प्रेस रिलीज जारी किया गया, जिसमें कि 5 एनेक्सर्स थे और 5 एनेक्सर्स में हमने 24 तरह के सेक्टर्स बनाए। ये जो है भोजन का सेक्टर है, ये डेली यूज का सेक्टर है, ये जो हमारी एफएमसीजी का सेक्टर है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, ऑल एसेंशियल कमोडिटीज वे ब्रॉट टू 5% एज आई टोल्ड यू। एजुकेशन सेक्टर की बात करें, जिसमें जैसे शार्पनर, आपकी जो एक्सरसाइज बुक है, बुक तो पहले भी टैक्स फ्री थी, लेकिन एक्सरसाइज बुक, पेंसिल, इरेजर, ऑल दिस, ऑल वो 5% में थी या 12% में था, उनको हमने 0% का। हेल्थ सेक्टर जो है, सारी तरह की दवाइयों को, जो कि 12% हम टैक्स देते थे या किसी किसी दवाई में 18% टैक्स था, सबको 5% में लाया गया। यहाँ तक कि जो कुछ इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं जो कि आपको ग्रेव डिजीजेज में लगती हैं, उस तरह के 33 तरह की दवाइयों को पूरी तरह से 0 कर दिया गया है। इसके बाद जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो है,
जैसे आप टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह वगैरह जो कि 28% टैक्स दिया जाता था उसको 18 कर दिया गया है। जो फर्टिलाइजर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, पेस्टिसाइड, ट्रैक्टर, ऑल को 5% पे दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि इस जीएसटी रिफॉर्म में सभी के लिए कुछ न कुछ था। 375 कमोडिटीज को अपने कम टैक्स स्लैब में लाया। तो ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है और ये रिफॉर्म तभी संभव होता है जब आपकी इकोनॉमी रोबस्ट हो, आपका कंट्रोल रोबस्ट हो, ठीक है ना। आपको ऐसा लगता है, आपको एक मैं वाकया बताना चाहूंगा कि जब ये शुरू हुआ था उस समय किसी ने पूछा था रेवेन्यू सेक्रेटरी से कि सर जस्ट एक मिनट सर, ये थोड़ा सा वीडियो डिस्टर्ब कर रहा है। खाना भी रात का बनाओगे ना बेटा? प्रसाद साहब भी आ गए। प्रसाद साहब का स्वागत है, पूजा करके आ गए। कौन सा दवा रहे हो? ये वाला क्या? ओके। तो 375, जैसा कि मैंने कहा 375 कमोडिटीज को हमने इधर से उधर किया, इधर से मतलब इधर ही किया, कम के तरफ लेके गए, कम के तरफ लेके गए। और आज मैं ये बताना चाहूंगा कि इसका अर्थ ये, हाँ, तो किसी ने रेवेन्यू सेक्रेटरी से पूछा था कि इससे जो टैक्स लॉस होगा, जो इस तरह का जो रिफॉर्म आ रहा है, तो अल्टीमेटली जो जब टैक्स रेट कम कर रहे हैं तो टैक्स तो लॉस होगा, तो इसको कैसे पूर्ण करेंगे। तो रेवेन्यू सेक्रेटरी ने बहुत ही अच्छा तरह से कहा कि देखिए, टैक्सेशन सिस्टम में कुछ लॉस नहीं होता है। लॉस ये होता है कि हमारा पिछला साल का हमारा इतना था, वो हम अचीव कर पाए कि नहीं। और हमारे फिनांस सेक्रेटरी, हमारे फिनांस मिनिस्टर ये पूरी तरह से वो ये है आश्वस्त हैं कि जब रेट कमेगा तो लोग की परचेजेबिलिटी बढ़ेगी, लोग ज़्यादा सामान खरीदेंगे, लोग और भी प्रीमियम क्वालिटी का सामान खरीद, जो पहले हम लोग ग्रेड 2 का सामान खरीदते थे, अब हम जैसे हम एसी की बात करें, पहले हम 3 स्टार खरीदते थे, हम 5 स्टार खरीदेंगे। हम पहले इस तरह की गाड़ी यूज करते थे, हम उससे बड़ी गाड़ी हम खरीदेंगे। और अल्टीमेटली जब लोगों में क्रय क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि आप इस चीज को मैं थोड़ा सा इनकम टैक्स से जोड़ना चाहूंगा कि ठीक इसी साल इनकम टैक्स में एक बहुत बड़ा सुधार हुआ है, जिसमें कि आपका 12.5 लाख तक नॉन टैक्सेबिलिटी का एक चीज लाया गया है। और हर आदमी, जैसे हम यदि अपनी बात कहें कि हम लोगों को भी 1 लाख रुपए का फायदा हुआ है इनकम टैक्स में इस बार, तो आपको वहां से फायदा हुआ, आपको जीएसटी से फायदा हुआ। तो जब ये फायदा हम लेके चले, मान लीजिए 1.5 से 2 लाख रुपए साल का जब आप बचा पाए, तो क्या होगा, आपकी क्रय क्षमता बढ़ेगी। क्रय क्षमता बढ़ेगी तो क्या होगा, आप क्रय करेंगे। जब आप क्रय करेंगे तो क्या होगा, इंडस्ट्री को ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। इंडस्ट्री जब ज्यादा प्रोडक्शन करेगी तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, देश की जीडीपी बढ़ेगी, और अल्टीमेटली हम लोग एक बेटर वर्ल्ड की तरफ, बेटर इकोनॉमी की तरफ धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। तो ये तो सर हुआ, ये एक मैंने एक अच्छा पिक्चर हमने आपको दिखाया। लेकिन क्योंकि एज ए आई एम ए जीएसटी मैन, तो वी ट्राई टू सी फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि इज एवरीथिंग राइट, और अभी भी कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे विकास का, या जहाँ पे कुछ समाधान का, या कुछ और सहूलियत की आवश्यकता है। तो मैं उस पर भी आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग इसको थोड़ा सा इनर वे से हम लोग देखते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी हम कोई दवा खाते हैं तो उसका तो कुछ बेटर इफेक्ट है, तभी हम अच्छे होते हैं, लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और अच्छे डॉक्टर वही होते हैं कि वैसी दवा प्रोवाइड की जाए कि जिसके साइड इफेक्ट्स कम हो। तो बेसिकली ये अच्छी दवा है, लेकिन कुछ कुछ इश्यूज है जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारे सामने, जो सरकार के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि जो रेट को कमाया गया, ये आम जनता तक कैसे पहुंचे। जिसके लिए कमाया गया, ये तो बिजनेसमैन के, एक्चुअली बिजनेसमैन डज नॉट पे द टैक्स, हम आप पे करते हैं टैक्स। बिजनेसमैन शुरुआती दौर में, इसमें कोई इनकार नहीं है कि कुछ कुछ इश्यूज हैं, बट दे आर वेरी इजीली दे आर गेटिंग सॉल्व। तीसरा सबसे बड़ा इशू है सर कंपेंसेशन सेस। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पे, लग्जरी आइटम्स है जैसे कार पे, और हम पान, गुटखा, जर्दा, ये जो चीज़ें हैं जिसको कि हम सीन प्रोडक्ट बोलते हैं, इसके ऊपर से हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या कि 28% के ब्रैकेट में एकमात्र आइटम को रखा गया है अभी भी, जिसके ऊपर सेस भी लग रहा है। वो कौन सा आइटम है,
पान, सिगरेट, गुटखा, इस तरह के प्रोडक्ट। अब प्रश्न ये है कि इसको क्यों आपने रखा है? क्योंकि अब देखिए, ये सिगरेट के ऊपर में हमारा 28% टैक्स है, प्लस हर एक सिगरेट के ऊपर में 4 रुपया और हम लोग लेते हैं। उसके बाद जो है उसके ऊपर हम लोग 200% तक हमारा सेस है। तो ये जो 15 रुपये का जो सिगरेट आता है उसके ऊपर लगभग 10 से 11 रुपये हमारा टैक्स है। अब प्रश्न है कि आपने उस पर टैक्स क्यों लगाया? सरकार ये समझती है कि आप बीमार होके हमारे हॉस्पिटल के ऊपर आप बोझ बनते हैं, ये बोझ आपको वहन करना पड़ेगा बचपन से ही, ताकि जब आप हॉस्पिटल में जाएं तो सरकार जो हेल्थ सेक्टर में जो इन्वेस्ट करती है वो आप ही के पैसे से आपका इलाज हो। आइदर आप वो सह करें या फिर आप सिगरेट पीना बंद करें। तो ये इसलिए इस प्रोडक्ट को हेवीली टैक्स करके रखा गया है, लेकिन सरकार का ऐसा मानना है कि इसको हम लोग बहुत दिन तक जारी नहीं रखेंगे, इसको भी 40% के स्लैब में लेके जाएंगे। और जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि 31/12/2025 तक हम सेस को पूरी तरह से भारत से समाप्त करेंगे। तीसरा सबसे बड़ा सर चैलेंज है, मैं चैलेंज की बात कर रहा हूँ, मैंने पहले अच्छी अच्छी बातें कही, अब चैलेंज की बात कही सर। कुछ चीज़ों का जो है रेट ऑफ टैक्स जो है कमा दिया गया है। जैसे मान लीजिए हम मान लीजिए टीवी फ्रिज की बात करें, पहले 28% लगता था, तो हमने जब सैमसंग से 10,000 की टीवी पे 28% टैक्स लगा के 12,800 में माल हमारे दुकान में आया। अब उसके ऊपर हमको 2,000 या 5,000 का प्रॉफिट चाहिए, तो हम पहले 15,000 उसके ऊपर फिर 28% लगा के हम कंज्यूमर को बेचते थे। अब तो 28 को आपने 18 कर दिया। अब ये जो 10% का जो गैप है, जो कि हमने टैक्स आपको पहले से दे रखा है, ये हम कैसे, ये तो हमारा कॉस्ट हो गया, फिर इसका हम कैसे समाधान करें? तो इसके जो है गवर्नमेंट का ये कहना है कि आप इस पैसे को रखिए और धीरे धीरे आप इसको यूज़ करिए। आप पूरी तरह से हम आपको उसको लैप्स नहीं होने देंगे, लेकिन बिजनेसमैन का यहाँ पे ये कहना है कि हम इस पैसे को जो 10%, जो एक बड़ी दुकान है समझिए, उसके पास मान लीजिए आज की तारीख में जिसको कि हम इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, तो वेन एवर यू परचेज the tax you suffered, that is called input tax credit, and whenever you sell to the consumer, that is called the output tax. तो टैक्स को क्या देते हैं? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स जो होता है वो गवर्नमेंट को एक्यूरेट टैक्स वो लोग देते हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोविजन लेके आ रही है कि इस पैसे को आप धीरे धीरे यूज कर सकते हैं, लेकिन बिजनेसमैन का ये कहना है कि सर ये तो हम कितने दिनों में हम इसको पैसे को यूज करेंगे, ये तो हमारे ऊपर। तो ये एक सरकार के पास एक चैलेंज है कि सरकार क्या उसकी पार्टली उसको रिफंड करेगी उन लोगों को, या कैसे करती है, ये आगामी दिन में हम जान पाएंगे। सर समझ में आ रहा है सर सबको, क्योंकि मैं बोले ही जा रहा हूँ। जोशी सर, अमिताभ सर, समझ में आ रहा है? अच्छा सर, थैंक यू सर। हाँ, जिनको नहीं आ रहा है वो पूछे भी। अमरनाथ जी समझ में आ रहा है? अमरनाथ जी जी सर, बहुत ही ज्ञानवर्धन हो रहा है। थैंक यू सर, प्लीज कंटिन्यू। बहुत एक्चुअली ज्ञानवर्धन का सर ऐसा है, ये ऐसा मसला है जो हमारे हर आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ये हर एक आदमी, हम लोग जो भी सामान खरीदते हैं, क्योंकि हम कमाते किस लिए हैं? कमाते इसलिए हैं कि हम खर्च कर सकें, और खर्च करने पे हमारा टैक्स है। तो उस टैक्स को हमको समझना है कि कहाँ कहाँ पे हमको लाभ हो रहा है, कहाँ कहाँ पे आगामी दिन में। देखिए, एक मैं सबसे बड़ा एग्जांपल आपको बताऊंगा, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, जैसा आपको सबको मालूम है, इसको पूरी तरह से 0% कर दिया गया है। अब मान लीजिए आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, आपका मेडिक्लेम है, जिसके ऊपर में कंपनियां अभी तक 18% टैक्स वसूल करती थी, अभी वो 0 हो गया। तो जब वो 18% टैक्स वसूल करती थी तो वो कुछ खरीदती थी, पेपर, पेन, पेंसिल, लैपटॉप, कंप्यूटर, घर भाड़ा, बड़ी बड़ी ऑफिसेज, एसी, ये सब के ऊपर उनको बेनिफिट मिलता था। अब तो वो 0% हो गया। अब तो आप गवर्नमेंट उनको कोई बेनिफिट नहीं देगी। तो हमारे यहाँ जो लॉ में जो ये है, यदि आपका टैक्स 0 हो जाए किसी कारण से, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, और जो पैसा आईटीसी आपके पास पड़ा हुआ है उसको पूरी तरह से आपको गवर्नमेंट को रिवर्स करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अब यदि ये मान लीजिए हम किसी कंपनी का, मान लीजिए जैसे HDFC आर्गो है, यदि उसका एग्जाम्पल लें, तो मान लीजिए उसके हाथ में अभी 1 लाख रुपया या 20 लाख रुपया आईटीसी पड़ा हुआ है, कल से तो वो 20 लाख ले नहीं पाएगा, तो पैसा तो उसके कॉस्ट के ऊपर में आ गया।
तो कॉस्ट कौन देता है? कॉस्ट वो अपने घर से थोड़े लेगा, वो हमसे ही लेगा। तो जो पहले जो पॉलिसीज आती थी, मान लीजिए 20,000 की, अब वो क्या होगा, तो 22,000 की पॉलिसी कर देगा। तो सर इस तरह के कुछ कंफ्यूजन है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हम समझा पाए क्या? जो लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस जो आता था, जो मान लीजिए एक 25,000 की फ्लोटर पॉलिसी आपने घर के 4 आदमी के लिए लेके रखा था, तो 25,000 का वो था, उसके ऊपर 18% टैक्स लगा के 30,000 में आपको देता था। अब क्या है, अब तो 18% ले नहीं पाएगा। तो आप तो चाहेंगे कि हमको 25,000 में दो, क्योंकि टैक्स तो फ्री हो गया है। तो क्या हमको 25,000 में मिलेगा? ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो सरकार उनके साथ रेगुलर मीटिंग में है, और जैसा है कि क्योंकि गवर्नमेंट ये भी नहीं चाहती है कि हम बिजनेसमैन का पूरा हम गला दबा दें, तो उनको इस तरह का जो लॉस हो रहा है, इसको कैसे कंपेंसेट किया जाए? क्या उनको रिफंड दे दिया जाए, या कि उनको कोई अच्छा कुछ दूसरा प्रोविजन लाया जाए? गवर्नमेंट इज लुकिंग इनटू द इशू टिल जी। आप अभी अपना लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे तो आपको 25,000 में मिल रहा है, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में 25 की जगह पे 26 में मिले। ऐसा होने की संभावना है। जैसे कपड़ा इंडस्ट्री की बात हम करें, कपड़ा इंडस्ट्री में पहले हमारे यहाँ मैनमेड यार्न जो होता था वो 18% में, जो हम लोग को सूता आता था, और कपड़ा जो है 5% में होता था, जो हम लोग क्लॉथ खरीदते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स या कपड़े, उसको गवर्नमेंट ने कम कर दिया है, ताकि इस तरह के, कहने का मतलब है कि मैं थोड़ा सा इसको डिटेल्स, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगा, क्योंकि डिटेलिंग करने से वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा आपके लिए। तो मैंने कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट 2 तरह का स्कीम लगाती है। एक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बोल के एक इशू है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। व्हाट इज दिस? कि यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं और आपके रॉ मटेरियल का टैक्स ज़्यादा है और आपके फाइनल प्रोडक्ट का टैक्स कम है, तो आपको जो लॉस होता है उसको गवर्नमेंट रिफंड देती है। ठीक है? तो इसके लिए गवर्नमेंट इस बार ये सोची है कि हम क्यों ना रॉ मटेरियल का ही दाम कम कर दें, ताकि हमको रिफंड भी ना देना पड़े। तो ये जो हुआ है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ में, ये हुआ है, उसके रॉ मटेरियल्स का रेट। लेकिन यहाँ पे ठीक उल्टा एक मैं और एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, कि जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है। परहैप्स दिस इज द मोस्ट नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस जीएसटी रिफॉर्म्स। जो हम लोग जैसे मान लीजिए डोमिनोज से जो पिज्जा लाते हैं, जो बॉक्स में आता है, उसको कॉरुगेटेड बॉक्स, तो पहले ये कॉरुगेटेड बॉक्स 5% में हुआ करता था, सॉरी 12% में हुआ करता था, और जिस पेपर से बनता था वो 5% से बनता था। नाउ व्हाट हैपेंड कि मलय सर, गुड इवनिंग सर। मलय साहब प्रणाम। सर आ गए फिनांस सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल, अभी वर्किंग हैं, और शायद वर्क में बिजी रहे होंगे या पूजा में थोड़ा देरी हुआ। तो वेलकम सर, नमस्कार। नमस्कार सर। हमारा साउंड जाके ना बोल रहा है, हमारा आवाज जा रहा है? मलय सर, मलय साहब को आवाज जा रही है कि हम लोगों की? आवाज आ रही है, संभवतः वो माइक ऑन करेंगे तो दिक्कत होगी। सर माइक ऑन करिए सर। हाँ माइक ऑन करिए। हाँ सर। Okay, sorry, I am so सर emergency, but okay. मलय साहब, आपको हम लोगों की आवाज आ रही है? कुछ बोल नहीं रहे हैं मलय साहब। हम लोगों, मलय साहब की आवाज नहीं आ रही है। अभी नहीं आती? हाँ ठीक है। हाँ ऐसे काटिएगा। ठीक है। Till now what I discussed the background of the GST, and out of that GST background, after crossing nine years of implementation, we have made our system so robust, and so what can I say, a lot of changes came, and we have the transparency reached not to the highest level, but to a large extent. Now the government what started its collection from 96,000 crores in 2017. Now we are collecting more than 2 lakh crore per month. So ये जो सारा कुछ हुआ है सर,
इट इज ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोविजंस केम, और हमने पूरा जो है सिस्टम के ऊपर कंट्रोल बनाया है. एंड व्हेन दिस मनी, a large amount of money came into the hands of the government, from there earlier our what was our motive, ease of doing business, और वहाँ से हम लोग ease of living की तरफ, कि as because जो हम लोग कलेक्ट किए हैं पब्लिक से, हम लोग पब्लिक को कुछ वापस दें. और इस प्रावधान के साथ ये पूरी तरह से चेंजेस हुआ है, जिसमें कि हमने सारे इसेंशियल प्रोडक्ट्स को हमने आइदर 5% में या 0% में ला दिया है. जो एजुकेशन सेक्टर है उसको हमने निल रेट में कॉपी, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हमने हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा चेंज किया. सारे मेडिसिन को हमने 5% में ला दिया. हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस को हमने 0% में ला दिया. कंज्यूमर ड्यूरेबल्स विच वर अर्लियर टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 28%, they were reduced to 18%. So this is one of the biggest changes came, and now ease of, now the main aim is that if taxes are reduced, more and more persons, more and more consumers will purchase more and more goods, premium goods they will purchase, and ultimately यदि हम परचेज ज़्यादा करेंगे तो कंपनी का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और कंपनी का यदि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो देश का जीडीपी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वगैरह वगैरह. और इस तरह से ये सारे चीज़ को दिमाग में रख के गवर्नमेंट जो है ये प्रोविजंस जो है लॉन्च की है. लेकिन साथ में कुछ चैलेंजेस मैं जस्ट डिस्कस कर रहा था सर, कि चैलेंजेस है कि जिनका रेट नील हो गया. Suppose just I was discussing just now, sir, the earlier health insurance and life insurance were taxed at the rate of 18%, and now the tax rate is reduced to 0%. So, as per the provision of the Act, when your taxes is reduced to nil rate, at that time, as per Section 18(4), you have to reverse your ITC, what is in your basket. So, what will happen? How this life insurance and health insurance company will cope up with these issues? Just I was discussing this point. Again, जिस चीज का दाम पहले 18% था, उसको यदि हम 5% कर दिए, जो 13% का डिफरेंस आ गया, उस पैसे को वो कैसे कोप अप करेंगे? यदि आप उसको कोई उनके लिए प्रोविजंस तो है, उनको रिवर्स नहीं करना है, बट कोटा के उसको जो है वो यूज कर सकते हैं. But if I use this money for a longer period, then what will happen? My money will stuck as tax. My capital will stuck. So, government till now, as per the provision, there is no such changes. But government may, let us see what is happening. The most important point is that जिसका tax rate nil हो गया है, उनके लिए as per जो आज के जो provision of the law है, कि उनको ये पैसा जो है रिवर्स करना पड़ेगा. ये वहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है. अब देखना ये है कि इसको गवर्नमेंट कैसे ठीक करती है. जस्ट मैं एक प्रॉब्लम के बारे में सर मैं जो स्टडी किया हूँ, कि सबसे पहले पेपर इंडस्ट्री के ऊपर में यहीं पे मैं था सर, कि पेपर इंडस्ट्री जो है पहले पेपर 12% का आता था, और कॉरुगेटेड जो बॉक्सेस थे वो जो है आपके नहीं, पेपर पहले 5 पे आता था, और कॉरुगेटेड बॉक्सेस जो है वो 12% पे आते थे. अभी क्या है कि पेपर को हमने 12 कर दिया और कॉरुगेटेड को हमने 5 कर दिया. अब क्या है कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर टाइप का एक इशू बन गया है. तो गवर्नमेंट अब इसको जीएसटी काउंसिल किस तरह से इस चीज को हल करने वाली है, ये एक देखना है. दूसरा है होटल इंडस्ट्रीज. होटल अर्लियर व्हाट वाज द रेट ऑफ ए होटल? If your room rent is more than 7,500, you can avail 12% with ITC. आप 12% टैक्स लगाएंगे और ITC लेंगे. अभी क्या गवर्नमेंट ने कर दिया? 5% टैक्स लगाइए, 75,100 से ऊपर का भी रूम है तो, लेकिन आपको ITC नहीं मिलेगी. अब ITC जब नहीं मिलेगा तो क्या होगा? ये जो 12% उनके पास जो अपना उन्होंने तरह तरह का जो पैसा जो उनका ITC है, ये स्टक हो जाएगा. इसको कैसे देखना है? तो सबसे पहले यहाँ पे होटल इंडस्ट्री, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, ये 2-3 जगह जो है यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं, जिसको कि मे बी वी आर होपफुल दैट मे बी दिस इश्यूज आर सॉल्व इन द नियर फ्यूचर. सर आईटीसी क्या है? व्हाट इज आईटीसी? सर आईटीसी का फुल फॉर्म होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट.
जब अच्छा, सर इनपुट। कोई, जैसे सर मान लीजिए कोई भी हम सामान खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मैं जी। यदि कोई सामान यदि खरीदता हूँ तो मान लीजिए हमको कमोडिटी ए, कमोडिटी बी, कमोडिटी सी, 3 तरह के कमोडिटी लगा के हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका नाम कमोडिटी डी है। तो मान लीजिए ए पे 5% है, बी पे 12% है और सी पे भी 5% है। अब हमारा जो कमोडिटी जो है फाइनली वो है 5% का। तो यदि हमारे परचेज करने के समय हम ज़्यादा टैक्स पे किए और सेल करने के समय में उस पर टैक्स रेट कम है, तो क्या होगा, हम खरीदने के वक्त में ज़्यादा टैक्स दिया और सेल करने के समय में हम कम टैक्स दिए। तो ये क्या होगा कि एक इम्बैलेंस होता है। इस इम्बैलेंस को रोकने के लिए हमारे यहाँ प्रोविज़न है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, कि इफ़ योर tax payable at the time of selling is lesser than what you have paid during the purchase, then you will, some refund will be there. There are the provisions. तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब हुआ सर, परचेज के समय में हम टैक्स करते हैं उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। वन वेरी इंपॉर्टेंट इशू इज द लॉन्ग टर्म वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सरकार जो बनाती है, रोड ब्रिज जो भी बनाती है, या आप अपना मकान बनाते हैं, फ्लैट बनाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है, पहले क्या था उसमें 12% विद आईटीसी। अब क्या हो गया कि 18, सपोज आपने किसी के साथ में, सरकार जो है एक हॉस्पिटल बनवा रही है और अभी तक वो था कि 12% टैक्स लगता था उसको, अभी अचानक टैक्स जो है 18% हो गया। अब हमारा जो अभी 9% कौन देगा? मान लीजिए हमारा जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है उसके साथ में अब हमको एग्रीमेंट देखना पड़ेगा कि ये अब ये 6% किसकी, कौन पे करेगा? ये क्या जो परचेजर है वो पे करेगा, या हमारा जब एग्रीमेंट बना था तो ये बना था कि वट एवर द टैक्सेस जो भी होगा वो आप देंगे, हम एक बार आपको दे दिया, या हमारा टोटल 1 करोड़ का हमारा मकान है, 1 करोड़ का हमारा हॉस्पिटल है, इसमें अब आपको समझना है। तो इस तरह का एग्रीमेंट है न कि एज एंड व्हेन एग्रीमेंट है। इस तरह की इश्यूज कुछ आ रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीजें। और एक इश्यूज आएगा सर, कुछ स्टेट्स में सरकार जो है कुछ बेनिफिट्स देती है, जैसे कि नया फैक्ट्री, खासकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, कि एक नया फैक्ट्री आप जब लगाते हैं तो कुछ सर आमदर ओखाने पहले जो हमारे यहाँ था, जो हम लोग देते थे कि नई कंपनीज जब लगाने के लिए हम गवर्नमेंट जो है टैक्स रेमिशन, टैक्स डिफरमेंट वगैरह लगाते थे। इस तरह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बिजनेस लगाने से गवर्नमेंट कुछ की बेनिफिट देती थी। अब मान लीजिए वो उसका बेनिफिट क्या है, उसका टैक्स कम गया तो उसका बेनिफिट कम गया, इसको कैसे हम लोग भविष्य में डीलिंग करेंगे? तो इस तरह के कुछ इश्यूज हैं जिसको कि सॉल्व करने का है। लेकिन मुख्य रूप से जो हमारा जो जीएसटी का जो रिफॉर्म है, दैट इज वेरी पीपल फ्रेंडली, एज बिकॉज टैक्स इज नॉट पेड बाय द बिजनेसमैन, बेसिकली टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर्स। वी एज कंज्यूमर्स, whenever we go to the market, we pay to the tax, and this businessman collect to the taxes as the agent of the government and pay to the government. So ultimate benefit should go in the hands of the public, and यही है गवर्नमेंट का देखना, और गवर्नमेंट जो है इसको पूरी तरह से देख रही है। कुछ चीज़ें बहुत इस बार के चेंजेज में बहुत ज़बरदस्त रहा, जिसमें कि एक है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरमीडियरी। ये थोड़ा सा दूसरे तरह का है, जिसमें कि मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि जैसे मान लीजिए आपको कोई अमेरिकन यूनिवर्सिटी, जैसे आपके पटना में भी आती होगी, कलकत्ता में आते हैं वो लोग, कि यहाँ से छात्र को चुनते हैं कि आप हमारे ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, आपको ये बेनिफिट देंगे, वो बेनिफिट देंगे, इस तरह का है। तो जो यहाँ पे एजेंट वो लोग सेलेक्ट करते हैं कि कलकत्ता में मिस्टर एक्स इज आवर एजेंट, ही विल choose the students on behalf of a Australian university। अब क्या है कि छात्रों को, मान लीजिए वो 10 छात्रों को चुनाव करके वो ऑस्ट्रेलिया में भेजे, तो वो क्या करते हैं कि ये बोलते थे कि ये जो है ये सर्विस, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा, ऐसा उनका मानना था। लेकिन सरकार बोलती थी कि नहीं, इंटरमीडियरी जो आप हैं वो हमारे देश में निवास करते हैं, हमको आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो इस तरह का ये बहुत डिस्प्यूट जो है सुप्रीम कोर्ट तक गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरह से इस इंटरमीडियरी के फेवर में जजमेंट दिया,
और इस बार के जीएसटी रिफॉर्म में इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब केवल सरकार ये देखना है कि 22 सितंबर से इसको दे रही है या कि जब से जीएसटी का जन्म हुआ है तब से इस बेनिफिट को दे रही है। एक्चुअली क्या है कि जीएसटी रिफॉर्म का ये भी मतलब है कि बेनिफिट्स भी दिया जाए और डिस्प्यूट्स को भी डाउन किया जाए। यदि आपने मान लिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो सत्य है, तो आप इस पूरी चीज को जड़ से समूल नष्ट करें ताकि किसी तरह का डिस्प्यूट जो है ना रहे, ठीक है ना। और एक डिस्काउंट के ऊपर में एक प्रोविजन आया है कि पहले यदि आप कोई डिस्काउंट देते हैं, हम लोग कई तरह के बिजनेसमैन कई तरह के डिस्काउंट देते हैं, जैसे कि मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ एक कंपनी है ग्रेट ईस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी, वो बहुत ह्यूज आकार में टीवी फ्रिज ये सब बेचती है, सारे कलकत्ता में, सारे वेस्ट बंगाल में, बिहार में भी है, कई जगह है। तो इस तरह का क्या है कि उन लोगों को कंपनी जो है ऑफर देती है कि यदि आप हमारा 1000 टीवी बेच देंगे तो हम आपको 10% का डिस्काउंट देंगे या 5% का डिस्काउंट देंगे। तो कुछ डिस्काउंट तो होता है कि खरीदने के वक्त में ही दिया जाता है, उसको लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है। कुछ डिस्काउंट होता है कि यदि आप कोई पालन करें किसी एग्रीमेंट का या कोई आपको दिया गया टारगेट, यदि टारगेट फुलफिल करें तो अभी आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, और जब कंपनी टारगेट फुलफिल करती है तो उसको डिस्काउंट मिलता है। तो डिपार्टमेंट और डीलर्स के बीच में हमेशा एक कंफ्यूजन होता है कि इसमें जो है हमारा अभी तक का जो ये प्रोविजन था कि यदि ये पोस्ट डेटेड डिस्काउंट है तो आपको कुछ कुछ चीज़ें मेंटेन करना पड़ेगा, जैसे कि आपको बिल टू बिल इसको लिंक करना पड़ेगा। आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि जिससे आपने जो आपको डिस्काउंट दिया है, माने उसको डिस्काउंट तभी मिलेगा यदि जो डिस्काउंट जिसको लेने वाला है उसके ऊपर गवर्नमेंट को रिवर्स करे। तो इस तरह के प्रोविजन को गवर्नमेंट ने पूरी तरह से इस पर वाइप आउट किया है इस रिफॉर्म के अंदर। तो दिस आर द लाउडेबल डिसीजंस टेकन बाय द जीएसटी काउंसिल दिस टाइम and they are all in favors. Apart from that, there are 2-3 more provisions are there. इस बार जो है गवर्नमेंट ने ये जीएसटी काउंसिल, गवर्नमेंट मतलब जीएसटी काउंसिल की मैं बात कर रहा हूँ, प्लीज इसको समझिएगा कि हम जो रजिस्ट्रेशन इस बार जो डीलर्स को रजिस्ट्रेशन देना है, गवर्नमेंट ने ये जीएसटी काउंसिल ने ऐसा कहा है कि हम लोग विद इन 3 डेज हम लोग जीएसटी काउंसिल देंगे, प्रोवाइडेड कि उस बिजनेसमैन का 1 महीने में 2.5 लाख टैक्स ना हो। और जैसा कि 2.5 लाख से टैक्स हर महीना, इस तरह के भारतवर्ष में 96% व्यवसायी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा समाधान है। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनको बहुत इजीली उनको रजिस्ट्रेशन किया जाए। और दूसरा ये कहा गया है कि यदि आपका, जैसा कि अभी मैं बता रहा था कि यदि आपको खरीदने के वक्त ज़्यादा टैक्स लगा है और बेचने के समय कम टैक्स लगा है तो आपको 90 डेज माने आपको 90% हम लोग रिफंड जो है विद इन 7 डेज देंगे। तो बेसिकली दिस वाज अर्लियर इन आवर एक्ट आल्सो, बट एज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल वी हैव टू फॉलो इट इन ट्रू सेंस so that the ultimate ease of doing business can be assured 100%. So these are some issues. So just I am now summarizing. This rate reduction was for what? This rate reduction was basically for boosting our economy, increasing our GDP, increase the purchasability of the general people, so that the factories can produce more and more, so that more and more employment can be assured, and so that our economy should be made more robust. ये हमारा प्रोविजन था। और सरकार का ये मानना है, जीएसटी काउंसिल का ये मानना है कि जो इससे टैक्स, ऐसा माना जा रहा है कि 48,000 करोड़ रुपए का लॉस होने वाला है ये पहले इस साल के अंदर 48,000 करोड़ रुपए का लॉस होगा ये जीएसटी रिफॉर्म के अंदर में। लेकिन गवर्नमेंट इज वेरी अप्रीहेंसिव and it thinks as because consumer will go to the market, they will purchase more and more, even the consumer behavior will get changed. जैसे कि सर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि जब हम टीवी फ्रिज एसी वगैरह खरीदते हैं तो हम बिना बिल का कुछ खरीदते हैं? नहीं खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो है वारंटी गारंटी वगैरह वगैरह लगा होता है। लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ें जैसे सीमेंट, लोहा, ये वो जो है हम लोग बिना बिल का खरीद लेते हैं।
लेकिन पहले यदि मान लीजिए हमको ये बिजनेसमैन हम लोग को इस तरह से लालच देता था कि सर आप बिल लोगे तो 18% लगेगा, बिल नहीं लोगे तो आपको हम ऐसे दे देंगे। एक्चुअली बेसिकली ऐसे नहीं देता है, वो 18% लेता है, आपको बिल नहीं देता। लेकिन क्योंकि आपका सीमेंट इंडस्ट्री 28 से 18 कर दिया, 28 से 18 कर दिया, तो स्वाभाविक है आप चाहेंगे कि नहीं ना हमको बिल लगेगा। तो कहने का मतलब है कि कंज्यूमर बिहेवियर विल गेट चेंज। इनफॉर्मल इकोनॉमी से हम लोग फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ धीरे धीरे हम बढ़ेंगे और अंततः यह पूरा जो 48,000 करोड़ का जो लॉस है, हम लोग विद इन a year we can achieve that because of the change in the market. तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट मेरे तरफ से था। सर आप लोग कैसा लगा, और आपको यदि कुछ प्रश्न है तो सर आप पूछ सकते हैं, हम बताएंगे सर। बहुत अच्छा सर। अच्छा सर, ये 48,000 करोड़ का जो लॉस होगा, इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए क्या ये लोगों की परचेजिंग पावर तो बढ़ा दी गई, तो फिर किसी दूसरे तरह से भी टैक्स इम्पोजिशन का प्लान होगा ना, या कैसे उसको कॉम्पेंसेट किया जाएगा? सर यहाँ पे जो है मैं बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ये बेनिफिट आपको दे रही है आपको टैक्स रिडक्शन करने के लिए। जनरली क्या होता है कि टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं ताकि हमको और ज़्यादा से ज़्यादा हमको कलेक्शन चाहिए। Perhaps maybe Malay sir will tell earlier also in some of the issues taxes were reduced, but this is a huge reduction. 375 items में के टैक्स जो है आपके रिड्यूस किए गए। तो इसका एक ही मकसद ये है कि हम जनता को खरीदने की शक्ति बढ़ाएं, जनता अपना प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदे। पहले जो मान लीजिए हम चीज खरीदते थे 100 रुपया का, एक और 120 का था, हम नहीं खरीदते थे। अब हमारा जब वो 120 वाला सामान हमको 100 में मिलने लगेगा तो हम वो प्रोडक्ट खरीदेंगे। धीरे धीरे जो है हम ज्यादा क्रय करेंगे, और जब ज्यादा क्रय करेंगे तो अल्टीमेटली सरकार को तो टैक्स जाना है। टैक्स तो सरकार के लिए है, सरकार मतलब हमारे लिए ही, हम उसी पैसे से सरकार सब कुछ रोड ब्रिज वगैरह वगैरह सब बनाती है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का ऐसा मानना है, गवर्नमेंट इज वेरी अप्रिहेंसिव कि हम लोग बहुत जल्द ये जो टैक्स में जो रिडक्शन होगा, जो रेवेन्यू कलेक्शन में रिडक्शन होगा, इसको हम लोग बना लेंगे। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग नया टैक्स लगा के इसको कंपेंसेट करने वाले हैं। अच्छा, ओके। Ranga Rao ji, you want to ask something? Ranga Rao ji from Bombay, you have raised your hand. What you want? Namaste. Yeah, namaste. Okay. Namaste. Namaste. Sir. So I am not a tax expert or anything. I am only a taxpayer. So as a taxpayer, my concern is the government has set up a date after which automatically, particularly the fast-moving consumer goods, FMCGs, have to fall in line with the government instructions with regard to the reduction of what do you call GST, in whatever their as against their MRPs. But sir, I have been observing as they go to market, they have not changed the MRP. Number two, they are not collecting as per the reduced GST. They are also not giving receipts for the amounts they are charging. Particularly, of course, the consumers like me who are aware and who can confront the traders, they are of course, ठीक है साहब, आपको जो भी मर्जी आपका जितना चाहता है जितना दे दीजिए, is a kind of मेहरबान. But for those of the illiterates and ignorance, I think they are at a discount. They are still duped. This government, I request you people, officers, to bring it to the notice of the government and to kindly address this problem. Sir. Because after all, you see, common man, he doesn't go to 5-star hotels. He doesn't buy luxury items so as to derive the maximum benefit.
the normal day-to-day necessities. That is what actually the government should not fail. That's where the government can earn the credit and the faith and the trust, and government can show their efficiency. See, tax levying is very easy, but whether the taxpayers are really paying the tax out of their hard-earned income, or the traders are misusing that provisions. I heard once one man told me, sir, these sachets already pre-packed with the goods, sir. So we cannot change the rate right now because it's an old goods, old commodity. So unless it runs out of the stock and new stock is produced as per the new rates, I cannot reduce this amount. That's what the argument put forth by the traders. Sir, very I good hope question, that sir. you officers like you will address this problem. Thank you. Sir, very good question, sir. Actually, on 9th of September 2025, this rate reduction has been taken place from midnight of 21, midnight, okay? Okay. On 9th of September 2025, Ministry of Consumer Affairs came forward with a request to all the companies, FMCG, health, everything, everywhere. Now what's the unsold inventory lying in your possession? Please come with the new rate. Or suppose, for example, earlier the product price was 100 rupees and the tax rate was 12. So MRP और उसमें मान लीजिए MRP should not be more than 112, isn't it? Price is 100, GST highest rate of tax is 12%, so MRP should be 112. Earlier 112 was published over there, printed over there. Yeah. Now, as the rate has been reduced from 12% to 5%, so now the new MRP should be 105. Am I clear, sir? Certainly. So on 9/9/25, Ministry of Consumer Affairs came forward with a request to all the companies. Now you have to stick Fall a in new line. print over that. Yeah, you have to comply with it. Old price will be there and the new price will also be there, so that whenever a consumer visits your offices, your shop, he can understand the difference between the two prices. Okay, sir. So, but from the biscuit industry, from the cookies industry, there was from a number of industries, especially I am talking about the cookies industry, they have met the government and they told we have 10 million shops in India. And if on each and every packet, earlier they were sold at 40 rupees or 45 rupees, जब भी उनको उसके ऊपर स्टिक करना होगा, it is a humongous task. Humongous task. So government kept faith on them, and on 18th of September, on their request, government removed this barrier. No, okay, it's all right. If you are ready to give the benefits to the consumer, you need not. But just I am giving one example, sir. This is a medical bill. This is a medical shop bill. I don't know whether you can see or not. Yeah, Just yeah, you okay. see, this is उल्टा. इसमें सर देखा एक दवा का दाम है, देखिए सर. Earlier old MRP 285 rupees, new MRP 267 rupees. It has already printed. Old MRP 285 rupees. They didn't stick this paste on the medicine tablet strip, but here in the bill earlier 285 रुपया 10 पैसा, अभी जो है उसका दाम कर दिया 267 rupees 28 पैसा. Earlier 12% tax, now they are collecting 5% tax. So this is the ideal situation. This is the ideal situation which the government is expecting from each and every business, because they are also the part and parcel of our society. The government has kept faith on them
as because this reduction is for the public, so as fast as can, this benefit should be shifted to the general people, isn't it, sir? But you also appreciate, you must appreciate that there are some businesses who are actually, sir, there are confusion. Just 22 and 23 days, 27 or 28, 6 days passed. Time will, within a month or two, everything will be settled. When the new products with new MRP will come into the market, all this confusion will go away. Just I have shown in the beginning, this is the price of a company, motorbike company. Earlier price को उसने cut किया है. Earlier price was 82,081. New price is 75,000. Yeah, that is there. So, sir, basically, people are coming. They are businessmen are also ready to give this benefit because they have to survive in the market, sir. Because if his competitor sells a particular product at 75,000, he cannot stay in the market if he stick to 81,000. So ultimately, sir, we are going to get the benefit in the initial month or initial 15 days, 20 days, maybe month or two. I say there are some confusion. They will survive also. Secondly, my another doubt, sir, as Mr. Amitabh ji has already raised this point issue in the beginning. Now, you see, any government worth this salt will have to make up its deficit. Sir, On one hand, sir, please pardon. Once repeat, sir. will have to make up their deficit. Deficit, okay, or deficit. On one hand, when they raise the taxes, on the other hand, they will try to reduce on some other commodity. Because to balance the, otherwise there will be a lot of hue and cry, and there will be a negative view of the incumbent government in the people. That is very well known. And much before elections, naturally, any government will try to reduce the tax burden, or say, in lieu thereof, they may try to give some sops, some relief on some issues. I think similar is the case. If I am correct, I can liken this GST, a kind of refund, to income tax refund. See, in the case of GST, the difference between income tax refund and GST is, while GST refund or say discount or rebate or reduction, whatever you call it, is for all the consumers who actually want to consume a particular goods on which the GST has been reduced, then he will be benefited. Whether he earlier bought it for a higher price, paid the higher tax or not. Now, if I want to buy a hair oil on whose GST has been reduced from 28% to 18% or 12%, I'll be benefited when compared to my previous purchase rate. But in the case of income tax, if only I pay the income tax, then only I will get the refund. Isn't it, sir? So how is that government is going to make up by these GST reductions in the next budget? Actually, sir, this is a very this concern. Financial Ministry. No, sir, correct, sir. एकदम बिल्कुल सही, sir. ये concern बिल्कुल सही है. ये this is a concern. Because one calculation had already come out. Due to this reform, we are going to lose basically. इसको lose नहीं बोलेंगे क्योंकि ये उस समय के finance secretary से ये किसी ने प्रश्न ये पूछा भी था कि how will you cope up with all these deficits. तो government बोला कि though there is nothing revenue loss, there is nothing the word revenue loss. He was not ready to accept the word heavy loss. He told that there are tax implications. Actually, sir, already government is, our revenue has increased by 12%. Already 12%. Yeah, that's what I'm saying, sir. That's why I am prompted to compare it with income tax refund.
Sir, if you compare with the last year's collection with this year, already we are under 12% plus bracket. Surplus, yes. So if suppose earlier we used to get 1.80 lakh crores rupees. So if you add 12% of that, and what you this and 48,000, it will be very nearer. And the government is also apprehensive. A part of that we can set up from there, Yeah. because we are already in, revenue collection is increasing. And Yes. secondly, as the market behavior will get changed, if the persons, more and more person will insist for invoices, so everything will come into the tax collection bracket. Public will ask for bills, and if it is bills, then those businessmen were forced to show those invoices in their taxes, and the government will collect taxes. Yeah. Apart from that, as because the rates are slashed, we will go and purchase more and more. So ultimately, government is very apprehensive that this loss is for the time being. We will cover within this financial year itself. Itself. By March, we will achieve more than what we have collected last year, sir. Okay. Let us see, sir. Oh, Thank you, sir. Thank you. oh, thank you. Sir, adding on Pallav Kumar Chitted, sir, I'm Indian Economic Service Officer, and well said, Ganga Sagar sir, well presentation. Since I'm part of National Pharmaceutical Pricing Authority, so I really, Ganga Rao sir, concern is very much active and valid for everyone. And Ranga sir, yes, you have rightly said that being a part of a government, when I went and I saw, I stay in Delhi, sir, and we have started. Amitabh sir, please mute your channel, please. Thank you. Sir, Ranga sir, there is a problem, yes. Government, yes, we do have NPPA headquarter at Delhi itself, but we can't have. I'm a nodal officer across India. I personally feel that GST must also come up with some 4 digit or 5 digits, the price violations, lodging complaint scenarios. Ganga sir, I don't know whether it is there or not, but we do have our app. Pharma Sahi Dam app is there. We do have Pharma Jan Samadhan, where you can straight away log in and just lodge the complaint and citing which you have taken with the strip, medical strip and the medicine strips. And yes, we do issue the so-called notice to the straight away to the manufacturers. The problem here, Ranga Rao sir, that I think we need, and that's what you were thinking, whether the government will gain or not. Mind you, sir, now it's a really hard nut to crack now. Now you cannot escape, no one can escape. Whosoever, and that's what Ganga Sagar sir has conveyed, the base has increased like anything. Right from the starting 2017 till today, the base of GST has gone up like anything, and coming up the age is the artificial intelligence age, sir. Those who are escaping from the income tax and hiding their I think they'll come up. So don't worry about the government concern, because yes, definitely there is a concern from our own medical fraternity and the NPPA, whether the restructuring of the PFMS scheme, that pre-manufactured stocks जो हो गए थे 21 तारीख तक का, उसका कैसे करेंगे? So it is concerned, but I think it will sort it out very soon. The base will come up, base will enhance, sir. But yes, Ranga sir, I am with you. There must be some
helpline desk from GST or Ministry of Finance, and I am part of that. Sorry, I cannot say. We all must work that. कल होके मैं खुद गया था, 23 तारीख को जा करके मैं एक सैसे लेके आया, तो मुझे नहीं लगा कि कोई प्राइस का इंक्रीज है. See, in Delhi, sorry to quote a different way, we have started the CCTV camera in all pharmacy stores just to see how many customers are coming for OTC. स्टेट में जाकर के भैया हमको ये दे दीजिए, एंटीबायोटिक दे दीजिए, and we have lost 20 lakh people globally just because of AMR, anti-microbacterial resistance. And India is the orthodox country. They don't know the repercussion effect which they are getting कि भाई हमको खांसी लगी है, हम आज अजिथ्रोमाइसिन खा लेंगे, अरे कल तो मैं ठीक लग रहा हूँ, छोड़ो ना यार, अब कौन दवाई खाएगा. So बहुत सारी चीजें हैं. Even though the government has issued the guidelines, the Delhi government has issued the guidelines, but there was no one to see whether how many. मेरे सामने ही एक बंदे बोला कि मुझे ये 5 दवाई दे दीजिए, फिर मैं धीरे से बोला. There is no strict rules which we can straight away issue challan to that pharmacy store. So let's hope for the best, sir. Rangarao sir, we have to eye ourselves. We have to see where there is something wrong going on. Please come up to some channel. Like me, you just visit our website, sir, nppa.gov.in straight away. And I wish all of you, all those who are here today, please upload Pharma Sahi Dam app there. And I'm nodal officer across India. कहीं पे भी हो, या तो shortage का case हो, essential medicine. I'm really happy that Ministry of Finance, our finance minister, we lost our ex-finance minister due to cancer. And 33 essential medicines में वो cancers वाला भी दवाई है, जिसका GST rates 0 कर दिया गया. I'm really happy to see that. But now we all have to work together. Sir, आप लोगों का हमें साथ चाहिए. आप लोग हमारी आंखें बनिए, आप जरूर हमारे पास आए. हाँ, मैं बिल्कुल ये करूंगा कि विद इन 1 वीक अगर आपका मैटर नहीं रिजॉल्व होता है, देन वी आर culprit. But as on date, please bear with us, and we hope that we'll come up with flying colors, sir. Thank you. Thank you, Pallab Kumar Sahab. Can you kindly put your web link in the chat box? I will note down. And now coming to my this thing, Pallab Kumar Sahab has rightly raised the pharmaceutical matters. Sir Chaudhary Sahab, I have recently come across this issue also. I am a consumer of vitamin supplements as prescribed by my physician. So I used to indent for 3 kinds of vitamin supplements: calcium and D vitamin, and then multivitamin tablets. These 3 every quarter I used to indent from my chemist. So, after this GST reduction issue coming to notice, I asked my chemist, भाई आप तो बिल में जो पुराना रेट है वही डाल, तो GST का प्रभाव क्या है इस पर? आपने कहीं नहीं दिखाया. Same rates you have mentioned and the same दवा, same quantity, कोई फर्क नहीं. तो गवर्नमेंट ने वो on the top of their voice they are announcing that they have reduced the GST on even some drugs also, particularly the vitamins and crucial medicines needed for, as Pallab Kumar said, the cancer and other long-term diseases. So you are not reading these vitamin C other supplements do not come under the list or not? May I see the list? तुरंत उसने बोल दिया, सर वो हमारे पास नहीं आया, वो लिस्ट हमारे पास नहीं. I live in Thane, not exactly in Mumbai.
The Thane is next suburb of Mumbai. How is that? He has not received it. He said openly, bluntly. He told me, cut me short. So where should I run, sir? The FDA in name. The FDA is just namesake. I have never seen them exercising their powers. But you say, supposing if a physician prescribes 6 tablets, show me one chemist who gives only 6 tablets as per the prescription. It happens only in the drugstore attached to the hospital, but not outside. Outside वाला ये रोएगा, वो बिल्कुल रो पड़ेगा. सर इसको काट देने तो बाकी वाला दूसरा वाला नहीं लेगा, सर 4 टैबलेट्स को नहीं लेगा, ये 10 कभी-कभी 15 टैबलेट्स का ये स्क्रिप्ट आ रहा है. 15 टैबलेट्स से आपको 6 टैबलेट्स लेने के लिए 15 tablets, बाकी 9 tablets also excessively you have to buy and then waste it. So these are the problems, sir. These are teething problems. They have never been solved. They have never been addressed by any government. I've been No, sir. No. Then again, sorry to interrupt, Ranga Rao, sir, but please come up. See, I told I have disclosed myself that I am nodal officer across India. Abhi last I have and delivered lecture to all southern states drug controller, and I said, "Kisi the medicine ka." जो डिपार्टमेंट था that has been converted into pulmonary department, and pulmonary department has been added as sleep disorder, and sleep disorder is happening because you are doing something wrong. Sorry, इस धरा के धरा में सब धरा रह जाएगा. आज के डेट में एक अपने स्टेटस से नीचे एक लेयर नीचे लोगों की मदद आप करोगे ना तो खराटे मार के आपकी नींद आएगी. But I am sorry to say. So please come up, sir. I don't see that anything will be there at our end, and we are working hard. We are making even our Prime Minister, our honorable Prime Ministers themselves are saying कि it's गरीबों के लिए जो दवाएं हैं, essential medicines under NLEM 2022 जितने भी हैं, जितने फॉर्मुलेशंस के दवाएं हम लोग, yes, definitely, GST is not in under our purview. That's what Ganga Sagar said. That GST as well as SGST is state concerned also. So, but we do fix the ceiling prices, sir. And if there is some violation, and we stick to different parameters under DPCO 2013, that has been amended up to till date, and we can impose the penalties. And we are fighting against so many pharmaceuticals manufacturers, sir. 314 court cases we are fighting. And I am happy that all our departments, right from our chairman to the lowest rung of officers, the integrity doubtful नहीं होगी. अगर ये हो जाएगी तो हमारा we are the stump, sir. We are the backbone of our nation. That's true. Since I have served with All India Institute of Medical Sciences, and during my tenure of 5 years, we lost 5 cabinet ministers due to cancer, and that may be. And you will see. You just kindly see in the website. I have just texted about my. Thank you. I have noted down. And kindly go through our publication, sir. We are crystal clear saying that every day the price fixation is being uploaded on the website. And please come up if you face any problem regarding any price violation of pharmaceuticals. Thank you. Thank you, sir. Very nice, Pallav Saab. Very nice information you have given, and very nice app you have added also. Vijay Kumar Bishwas, you have raised hand. You want to ask something? Vijay Kumar Bishwas. You want to ask something? Okay, please ask. Vijay Kumar, okay. Now I will request, he has left, okay.
He has already previously has raised his hand. I will request our chief guest, Malay Ghosh Shab, if he wants to add, in addition to Ganga Rao Shab and Ganga Sagar Sahab and Ranga Rao Sahab and Pallav Tikki Sahab had nice discussion. If you want to add something, please, because you are finance secretary in West Bengal, and what will be the implication of new reform and how this deficit will be covered, and what are the suggestions given by Pallav Tikki Sahab and discussion made by Ranga Rao Sahab, how it is going to affect in future to the consumer and and whether the manufacturers know, whether the sellers and are getting benefit like past or not. 18% tax you have added. Apart from that, they are adding some profit also. They are charging also. Purchasing power of people are increasing, and from purchasing power increase also. How this 48 lakh this deficit will be covered. So please explain, Malay Ghosh. As a finance secretary, what do you think, whether this is benefited for people or not? Thank you, Amitabh ji. Thank you also, Rangara ji and Pallav ji for their contributions. What I want to supplement here is that in the initial stage, when GST was introduced, to pass on the benefit to the consumers, there was a provision in the GST Act itself that was anti-profiteering provision, and there was a statutory body for that who used to look after that the reduction in prices due to introduction of GST actually goes on to the consumers. But this there was a sunset clause, and that that provision is no longer now. And but I want to add one thing that Rangarao, what he mentioned, that the traders are taking plea that they have purchased it at a higher rate of tax, and so now they will collect the higher rate of tax to compensate their loss. But it is not true, because whatever they have purchased, they are entitled to get the ITC on that price. So if they have given higher tax at the purchase point, they are entitled to get credit of that if the sale price is lower. So there will the refund will arise and the government will bear the loss. Not they are not likely to bear the burden. So that is one point. And secondly, actually, it is definitely, I am not the finance secretary, I am secretary of revenue in the finance department. So it is my prime concern that what will happen to revenue. And yes, really, we have calculated that nearly 10,000 crores of rupees we may lose in the financial year. But we will have to make it, and as this is a very initial stage, and the matter has been already discussed in the GST Council. So some of the states, including us, only pleaded for introduction of some higher rate of tax for sin goods, this tobacco and other products which are not welcome in the society. But that didn't happen. So we will have to pursue for doing something. At the GST Council, we will discuss it, and we will try to convince them to make some provision for compensation, because the compensation that was initially introduced in GST, that is also gone. So the states will suffer. All the states, especially we had discussion with the southern states,
and all the southern states, they agree with us, and we also agreed with them that there will be definitely loss in the revenue. Hmm. And now, one whatever the Prime Minister has said that this will mobilize the customers to purchase more goods, and some customers may come up, new customers may come up to purchase the goods due to reduction of the prices, and that is definitely a positive thinking. I think that will do some good to the revenue, but at the same time we will have to crack on the evasions. Now it is the moral duty of the traders to pay right tax, or if we go for anti-evasion drive, then perhaps they will have no defense for not charging tax because the tax rate has been reduced. So there is a moral binding on them also, and the states will have to look for other sources of revenue like the registration, stamp duty, excise. So we'll have to make it. Otherwise, how the state will run. At this point, I think this is very preliminary stage to comment. But with time, I think some development will happen, and the states will be discussing this in next GST council meetings. So we are looking forward for that. I think this is for this time only. Let us hope for the best. Thank you. So, sir, one thing, suppose means consumers' purchasing power is increased, so they are purchasing more. Okay, income tax ceiling has been raised to 12 lakh rupees. So, suppose my purchasing power has increased, I'm purchasing more, and this GST has been reduced. So, naturally, from all parts, means income tax point of view, also there is a less revenue collection. And from here also, suppose my purchasing power has increased, I'm purchasing more, I'm enjoying benefit of consumers are going up, means consumers are benefiting also, but revenue collection from the both sides is decreasing, no? Actually, if just before that, I want to address one question that has been raised by Rangaraoji. That is, in case of income tax, he told that if it is not paid, refund does not arise. Yeah. Why we cannot adopt that system in GST? But there is a basic difference between the two tax systems. Income tax is a direct tax, and the payee, they need to pay it from their own resources. But in case of GST, which is an indirect tax, the traders, they are actually the middlemen. They collect it from the customers and pay it to the government. So if they therefore there is a basic difference between the two. Refund cannot be deferred for this reason that they have not paid the tax. So there are lots of calculations, and they will have to they used to maintain different ledgers, the ITC ledger, the cash ledger, and all these things. I think Gangasagar knows this better than me. And so this is a process. This is a some calculations and some procedures are there. So it cannot be related to the system in the direct tax. And the revenue point, what he has raised, I agree with him that it is a pressure on the government or the revenue. Yeah. Because we are discussing about this
just before the GST Council meeting, we also discussed it, not only within the state but also with other states, and everyone is apprehensive of losing revenue. So this will come up in the next GST Council meetings. How to, because last meeting it was the decisions were so hurried that detailed discussion could not happen, and we had to make it uh, happen by 22nd of September, just 1 week after the GST Council meeting. So we are in a hurry to take the decision. Now, but we have raised our concerns in the meeting, and I think in the next GST Council meetings, this matter will come up again, and maybe some says, maybe some other resources may be thought of, and states will have to mobilize its own revenue, own taxes from other sources also, so that we can fight this loss. Yes, really, it is a challenge for the states. And Yeah. the states, for the center also, it will be a challenge. But center has the opportunity of imposing cess. They are not to part with the states. So if they go in that line, then definitely will be the loser. Thank you. I think, sir, I have remembered just now, the government has already raised the GST on liquor sales, tobacco, and likewise some other fancy goods, luxury. Yeah, so compensating efforts has been started also. Yeah. Very good. Just we want to So, mention that compensation cess has been withdrawn. That was withdrawn. 20%. Ganga, what was the rate? 28. They are different for different, sir. For car sector, it is from 3% to 17%. 28%. No, what is the cess amount? Compensation cess. Rate of cess, sir. Compensation cess that has been now. Yes, yes. Yes. It is charged at different rates on different items. Okay. On cigarettes and pan jarda, it is 169%, 80%, 70%. On car sector, it ranges from 3% to 17%. Okay. Achha. And for also the same goods, there was compensation cess, high compensation cess. They were very The high. cess has been withdrawn, and earlier we used to collect about 50 to 60% tax on these items. But due to reduction of the cess, now the tax has been raised, but the maximum tax rate is 40%. So earlier we used to charge 50-60% on those items. Now we can charge only up to 40%. So in effect, the tax has been reduced. Yeah. Okay. Our this special guest, sorry, Maheshwar Prasad Saab was a special government secretary of Government of India. So he must have some solution to this problem also, and he will be able to ask some more good questions to enhance our knowledge also. So, sorry, Maheshwar Prasad, if you want to add something, please add, because you have plenty of See, I'm I'm not in a position to add something which is not already which my friends know about. They are quite updated. I retired many years ago. But anyway, the fundamentals are with me. The short point is it's not a case of wrongful collection of tax. The businessman who is selling his old stock at a new rate, and if he does not sell it at the new rate, does he commit an offense? In my opinion, he doesn't commit an offense because he has rightly collected the tax.
If it was wrongfully collected, then we could have charged him, we could have penalized him. But answer to the question, we need to sell his goods at a lower tax? No. So the answer to the one of the questions which was made here, well, technically, I think the gentleman explained it also, that he does, by continuing to charge the old rate, he does technically violate the law, technically. But it is not sustainable because he has not collected it at high rate. That's the point for which the government is making all compromising alternatives and all that. This is one point. Secondly, the earlier law of unrest condition was very hard, and it has been, even when it was imposed, there were a lot of people who are against it because it creates an atmosphere of non-compliance rather than compliance. What the government has done is that there will be a surge of demand and there will be a surge of sales. There will be a surge of sales will meet with extra collection, and that will make up. So this 48,000 crores doesn't seem to be a big problem. After all, it's not the first time that tax rates have come down. Tax rates did come down in the past times also, and we haven't suffered revenue losses. So to some extent, our past experience should be an indicator that this will happen in this time also, maybe in a larger way. So this is all that I have to say, and government is definitely being very helpful and conciliatory by trying to find out ways. They are finding out ways so that there is no serious loss to this man just because he has been confronted with reduction of tax. And he doesn't know. But if it was an old time, you would have only said claim refund and you would have refunded the money. That's all. It would have been simple. But then they would also come why we take this problem of claiming refunds. If you claim refunds, you get the money back, whatever you have. Honestly, you have paid less. You have charged less. So if you have charged less than what you had paid, the amount that is difference, that will be paid if you claim a refund. But anyway, I can't go into too many details. That is all I have to say. Thank you so much. Very nice, very nice. Acha Pallav Sahab, I will request you that such a great scholar is working in center from Bihar also. So we want one lecture, your lecture also, sir. You please give time also. So we want to listen you also in guardianship of our Revenue Secretary, Finance Revenue Secretary Malay Saab and Gauri Saab and Ganga Sagar ji. So Pallav ji, please give us one day also for what Bihar is doing. And Mr. Malay Ghosh Saab, who is also DOPT trainer also, he has rightly said that the state will have to suffer and government is trying to find solution to this particular problem also, and they will find some clue how to adjust this 48 crores and other possible losses due to imposition of new GST reforming tax also. So Pallav Saab, are you ready to give us some time also? Because 2 times you have come and you have delivered very nice lecture. Yes, sir. The present job and profile is a bit challenging, and yes, will definitely come up, sir. I'll update you accordingly.
Please give us some time also, and we want to Thank check you. what step Bihar is also taking and what step is required for Bihar and for West Bengal. Our two West Bengal officers have given very nice deliberation. And Ranga Rao Sahab, your forwards are very nice also, and your questions are also very authentic, and your solutions are also very effective also. So we would like to listen you also in future in presence of our great scholar. Please give you time also so that the beauty of our this group will increase also. This was very nice lecture today, and we are very grateful to our Malek Ghoshab, who has devoted his such great time in such a short time. We have decided because Ganga Sagar had requested me that ask Maleka also. Maleka agreed also, and we got so many good solutions also. Umesh Chandra Joshi from Lucknow. What you want? What is your experience of this? Yes. Thank you, Amitabh ji. Thank you. Thank you, Ganga Uh, Sagar Chobe sir and Malek Ghus sir, and all our audience who are listening our lecture of Ganga Sagar Chobe ji on GST. मैं तो बहुत अच्छा इनका बड़ा प्रशंसक हूँ। मैंने आपने जब हमको मौर्या में या अशोका में कहीं ठहराया था पटना में, तो मैं गंगा सागर चौबे साहब से मिला था और बड़े उभरते हुए मतलब कहने ब्रिलियंट स्कॉलर हमें यानी मतलब इनके जाने से ही कहते हैं ना कि उनके आने से ही आ जाती है एक मतलब कहना चाहिए वॉइस कहें या बहुत अच्छी मतलब फीलिंग्स। और वो तो क्लास में जैसे ही एंटर करे ये मुझे याद है, आप तो 10 साल हो गए उस बात को, एकदम लोगों के चेहरों पे चमक आ गई। तो इतने अच्छे स्पीकर ने आज भी उसी तरह का प्रदर्शन किया। और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बहुत प्रयास कर रहे हैं हमारे ग्रुप में गंगा साहब चौबे सर का ट्रेनिंग टेक्निक्स पे, यानी कि एक सीबीएसई ने अभी एक प्रोग्राम चलाया है अपने प्रिंसिपल्स के लिए, टीचर्स के लिए, कि किस तरह से इंडिया को हम जो विकसित भारत की राह है उस पर लाएं। और ये पॉसिबल है जब यंग जनरेशन इस बात को ले लेगी कि हमें कि हर हालत में हिंदुस्तान को अब आगे ही लेके जाना है। तो जीएसटी क्या मैं सकता हूँ कहीं माइक अगर ऑन है तो प्लीज ऑफ कर ले। तो ये जो जीएसटी पे आज का भाषण वंडरफुल, और इससे बढ़िया रहा आपका प्रेजेंटेशन, इतने सरल ढंग से आपने बताया। और सर के जो सीनियर अधिकारी हैं आईएएस मलक घोष साहब, फाइनेंस सेक्रेटरी, वो भी आए, उन्होंने कंपनसेट किया, बहुत सी और सी बातें बताई और अच्छे क्वेश्चंस आज आए। मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए हिंदुस्तान की जो सरकार है ये एक मतलब कोई लाभ कमाने नहीं आई है, पैसा जनता का ही है। और अगर जीएसटी से अगर ये पैसा जनता को मतलब एक उदारता दिखाई है, जीएसटी रेट्स कम की हैं, तो इससे अल्टीमेटली तो जनता का ही फायदा होगा। और हमारे सामने बड़ी चुनौती है कि हम अपनी इकोनॉमी को कैसे मजबूत बनाएं। आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए बढ़ते हुए उभरते हुए राष्ट्र या व्यक्ति को कोई ज्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं इस बात को अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं। तो सरकार ने जो निर्णय लिया है, जैसा कि गंगा सागर चौबे जी ने बताया कि जीएसटी की रेट दर करके पूरे हिंदुस्तान का फायदा है, और वर्तमान में जो टैरिफ चैलेंज है उसको भी हम ओवरकम करेंगे और विकसित भारत की राह पे हम पुनः आगे बढ़ पाएंगे। और यहाँ पे मैं कहूंगा कि अगर उपभोक्ताओं को राहत दी है तो हमारे रोजमर्रा की वस्तुएं हैं, आवश्यक सेवाएं हैं, ये सस्ती होंगी और इसका जो है जनता की जो जेब पे बोझ पड़ता है वो कम हो जाएगा। महंगाई पे नियंत्रण पड़ेगा, क्योंकि सरकार की जो काम है वो जनता को राहत देने का है। और अगर जनता महंगाई से त्राही त्राही करेगी तो फिर क्या होगा। तो इसलिए इस समय जो है सरकार ने महंगाई से भी हमें राहत दिलाई है और व्यापार बहुत बढ़ेगा। इस समय तो छोटे और मध्यम स्तर के व्यापारी भी हैं, वो भी कंपटीशन करेंगे बड़े बड़े व्यापारियों से और हमारी मुनाफा भी बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि रोजगार बढ़ेगा। अगर रोजगार बढ़ेगा तो जो हमारे यूथ हैं वो नेशनल इकोनॉमी में एक बहुत अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी आपको भी, और गंगा सागर चौबे साहब से रिक्वेस्ट करें कि जल्दी ही आप एक
आप डीटीएस के तो रिकॉग्नाइज एक्रेडिटेड ट्रेनर है भारत सरकार के, तो प्रेजेंटेशन स्किल्स पे खासतौर पे जो एजुकेशन के क्षेत्र में नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उस पे किस प्रकार से क्लासरूम को बढ़िया बनाए। अगर क्लासरूम अच्छे होंगे तो चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, अगर टीचर्स को ये तरीका आ जाएगा किस तरह से और बेहतर तरीके से पढ़ाएं, मोटिवेशन कर दे के पढ़ाएं, तो नेचुरली हमारा जो भारत है वो विकसित राह पे चल निकलेगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आप आज गंगा सागर चौबे साहब से वायदा लें कि जल्दी ही ये प्रेजेंटेशन स्किल पे एक प्रेजेंटेशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, अमिताभ जी। गंगा सागर साहब को मैंने कई बार बुलाया पटना में, और आपके साथ भी शायद उन्होंने प्रोग्राम पटना में किया, और आपने मलय घोष साहब का भी प्रोग्राम नहीं देखा है। इतना सिंपल, और इतने इतने बड़े पदाधिकारी होके भी इतना सिंपल ढंग से, जैसे आप लोग मेरे घर पे आते थे वैसे मलय घोष भी आते थे। मैं तो उनका भक्त हूँ, और इतना नम्र और इतना प्रेम से पढ़ाते हैं। इनका प्रेजेंटेशन स्किल आप देखिएगा तो मंत्रमुग्ध हो जाइएगा। और जैसे आजकल के प्रैक्टिकल कुछ ट्रेनर्स हैं उनके तुलना में तो मलय घोष साहब इतने हमदर्द और इतने लोगों से इतने सुंदर ढंग से मिक्स हो जाते हैं। इनको गुस्सा कभी नहीं आता है, इनको गुस्सा आता ही नहीं है, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। हमने इनको 3-4 बार बुलाया है, और हमारे जीवन की उपलब्धि है मलय घोष जी, गंगा सागर जी, ये लोग। और कुछ लोगों का बैड एक्सपीरियंस भी मेरे साथ है, लेकिन ये लोग ट्रेनर लोग हमारे डीओपीटी के एसेट भी हैं। और विद्वत्ता तो आपने देख ही लिया, और इस विद्वत्ता में हमारे पल्लव जी भी आ गए, रंगा राव जी भी आ गए, कितने लोग आ गए, और हम लोग इनके ज्ञान का आनंद लेते रहेंगे। अविनाश प्रसाद, यू वांट टू आस्क समथिंग, यू वांट टू ऐड समथिंग? अविनाश प्रसाद, यू वांट टू ऐड समथिंग? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, ये अभी तो ये प्रिलिमिनरी स्टेज है, कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशंस आएंगी व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग इट, तो वी हैव टू सी साइलेंटली। कुछ कहीं कहीं पे अगर प्राइस को मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है तो उसकी में कंप्लेन भी करनी पड़ेगी, तो वी विल हैव टू डू इट। और गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ डिसीजन लेगी तो वी विल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ दैट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह से ये रिलीफ जो हमें मिला है उसका लाभ हमें मिले, एक्चुअली हमारे तक पहुँचे। वेरी गुड। और ये जैसा सभी हमारे अच्छे स्कॉलर्स लोगों ने बताया, ही अविनाश प्रसाद इज गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी। तो हम लोगों ने बताया कि कंज्यूमर को तो लाभ हो रहा है, और ऑन द कॉस्ट ऑफ स्टेट, जैसा मलय घोष साहब ने बताया, और इसको कॉम्पेंसेट करके, और मतलब आगे हम लोग अपना रेवेन्यू लॉस को भी पूरा करेंगे, और जनरल पब्लिक को राहत मिला जैसा जोशी जी ने बताया। तो लेट अस सी कि इसका इम्प्लीकेशन भविष्य में कैसे होगा। और आज की उपलब्धि रही, पल्लव जी का भी क्लास मिलेगा, रंगा राव जी का भी मिलेगा, और हम अपने मलय घोष साहब को भी बुलाते रहेंगे, और इन लोगों के सानिध्य में फिर गंगा सागर जी इस पर अभी जो रिफॉर्म हो रहा है और जो गवर्नमेंट स्टेप ले रही है उस पर भी एक क्लास हम 1 महीने बाद लेंगे हम लोग, एक अपना सेशन। आज का सेशन भी बहुत अच्छा रहा, और विनय शुक्ला साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की रिकॉर्डिंग भी वो तुरंत 1-2 घंटे में डाल देंगे। मैं इसको पूरे दुनिया में इसको पब्लिश करूंगा, इसको फैलाऊंगा, और इसके बारे में जितनी जानकारी, इसका पास्ट हिस्ट्री भी उन्होंने बताया, कैसे इसका जीएसटी का जन्म हुआ और कैसे कैसे इसमें रिफॉर्म हुआ स्टेप बाय स्टेप, और अभी क्या पोजीशन है, अब इसका क्या फॉलो अप होगा, ये सारा चीज आपने बताया। अब मैं चंद्रेश्वर खान साहब से अमृत पानी के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। इतने बड़े बड़े विद्वानों को पाकर हम धन्य हो गए, और दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा का आशीर्वाद और इतना सुंदर मतलब ये स्रोत से
आपने चंद्रशेखर खान साहब ने शुरू किया एंड वी शुड इंट्रोड्यूस चंद्रशेखर खान साहब इज द बेस्ट अवार्ड विनर, बेस्ट फैकल्टी अवार्ड विनर ऑफ इंडिया। अविनाश जी थोड़ा उसको बंद कर लीजिए, डॉक्टर अविनाश। हाँ अविनाश जी बंद कर लीजिए। हाँ और हाँ चंद्रशेखर खान जी इज बेस्ट फैकल्टी अवार्ड विनर ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो हमारे सभी विद्वानों का बहुत बहुत स्वागत है। सर अमृत बानी आपका हम लोग सुन ले। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे क्षमा करेंगे, काइंडली एक्सक्यूज मी कि मैं पूरा नहीं सुन सका, लेकिन आप सच मानिए तो उसका मुझे एज ए ट्रेनर थोड़ा ज्ञान तो घटा लेकिन अनुभव बढ़ा। जिस तरह के इंटरेक्शन को हमने देखा, जब बहुत बढ़िया प्रोग्राम होता है तभी इस तरह का इतना वॉइसली, वेरी ओपनली इस तरह के डिस्कशंस होते हैं और हमारा क्षितिज बढ़ता है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन अपनी भावना को प्रकट करते हुए कहना चाहूंगा कि गंगा सागर जीएस, उसमें मैं आगे लगा रहा हूं कि टैक चौबे नहीं बोल रहा हूं, और ई एक्सपर्ट। तो गंगा सागर जी आज से मेरे लिए हो गए जीएसटी एक्सपर्ट। तो ये मेरे मन में आया और ये भी लगा कि हाउ यू कुड मैनेज गुड्स एंड सर्विसेज इन ए गुड मैनर। तो मलय जी का जो मलय है, जो शरद की जो आभा है, शरद का जो बयार है, तो एमजी मैं इस तरह से रखना चाहूंगा कि मैनेजिंग गुड। और ये जब आप मैनेजिंग गुड और जीएसटी गंगा सागर जी का, तो तब आप ये देखेंगे कि जो मैं पल्लव बोल रहा था वो क्षितिज बढ़ता है और वो रंग लाता है। रंगाराव जी चले गए, लेकिन जो पेनिट्रेटिंग क्वेश्चंस आ रहे थे डॉक्टर अविनाश हैं, उमेश जी ने जो लाया तो आयाम, अमिताभ जी की ये विशेषता है कि ये दो एक्सपर्ट जब हमारे बीच में हैं और बड़े जानदार और शानदार हैं, दे आर जनरस। तो आई विल से मलय जनरस and I will see Ganga Sagar expert. So this generosity and the expertise in a particular field, and the very good news is they are both expert in presentation, which could be capitalized. What उमेश साहब उन्होंने जो जोशी साहब ने कहा, और बहुत रंग आ गया जब अखौरी साहब जिन्होंने पूरा जीवन बिताया, उनके मैं कुछ कमेंट्स को सुना। तो ये सब जो हुआ आज, ये आप ये देखेंगे कि आज महारात्रि हो गई। अरे वाह! महारात्रि को हम भारत के विकास में लगाएं, एंड व्हाट एवर चैलेंजेस आर देयर, I would conclude and thank the expert that you are taking us to the top. TOPS, the lesser known aspect of management. T is threat. O is opportunity. We will see how Japan has progressed. They convert threat and opportunity into problem. And then they develop the solution. The moment this is stopped, the moment we develop the solution for the problem, even threat becomes the opportunity. So, you have very nicely shown the way in which the India Incorporated, Bharat Inc., Bharat Sankar, इस तरह से बढ़े, और अब हम लोग उस स्थिति में आ गए हैं कि डरने की नहीं, बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि सब कुछ यहाँ है। If we are managing well, many things will shape up. Thank you very much for such an enlightened talk, because finance is very, very important.
I have done my thesis work from IIT Kharagpur on total quality management. Dr. Joran, the world-known expert on total quality, he used to say that if you are managing quality like a finance, कि एक पैसा भी गड़बड़ नहीं हो तो क्वालिटी आपका कभी गड़बड़ नहीं होगा. So that acumen we can understand, and you have brought those kind of things so nicely that we are really celebrating the puja of Mahadurga. आज काल रात्रि है और ये आप ये देखेंगे महारात्रि है. ये जो रात्रियां जो होती है इसलिए नवरात्र बोला जाता है. तो रात में जो आपने ज्ञान दिया वो हमको लगता है कि प्रथम शैलपुत्री से लेकर के सिद्धिदात्री तक आपने पहुंचा दिया. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस अस. माँ भगवती की कृपा हम सबों पर रहे. दुर्गा दुर्गति नाशनी. इन्हीं शब्दों से आप सबों को प्रणाम, धन्यवाद, आशीर्वाद. क्योंकि सफेद केस हैं और पूजा किए भी, करवाए भी और इनॉग्रेट भी किए. 2 टीका लगा हुआ है. तो उस हैसियत से प्रेम बस आपको सबों को शुभकामनाएं और प्रणाम. बहुत बहुत धन्यवाद. वाह चौबे जी, आज का दिन धन्य हो गया. और मल्ले साहब, आपका आज का दिन धन्य हो गया. आप लोगों के आगमन से हम लोगों में रौनक आ गया. आज का प्रोग्राम यादगार हो गया. मैं प्रणाम नहीं करूंगा, मैं सभी को चरण स्पर्श करूंगा. हालांकि गंगा सागर जी से, अविनाश से, सबसे मैं बड़ा हूँ, पल्लव जी से, लेकिन ठीक है, फिर भी मैं चरण स्पर्श करता हूँ आप लोगों के विद्वता का. और हमारे वेबनार अमिताभ ग्रुप को आप लोगों ने जितना सपोर्ट प्रदान किया ज्ञान का, हम उसके जिंदगी भर आभारी रहेंगे. और चारों तरफ से, दुनिया की चारों तरफ से लोग हमारे वेबनार अमिताभ का बहुत प्रशंसा कर रहे हैं. डॉक्टर बीके सिंह, उन्होंने लंदन से लिखा कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेबनार ग्रुप ऑफ यूनिवर्स. ये आप लोग कहने लगे हैं और हम लोग अपने अचीवमेंट्स जो प्रपोजल हैं उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके भी दिखाएंगे. पल्लव जी की विद्वता वो माने अनोखा आज का दिन रहा. और हम लोगों को रात भर ये सब याद आता रहेगा. और हम सभी को चरण स्पर्श करते हैं, सभी को प्रणाम प्रणाम प्रणाम. और अगली बार एक हमने कल सभी लोग अगली बार जरूर सुनेंगे. एक पुलिस इंस्पेक्टर जिसको अभी हमने DTS पढ़ाया जयपुर में, इतना बढ़िया पावर पॉइंट साइबर क्राइम पे बनाया है जिसका 1% जानकारी हम लोगों को होगा. और उन लोगों ने इतना सुंदर उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उसका वो लेक्चर लेते हैं. तो उनसे भी बात किया हमने, उन पर और ड्रग पर और माइंस पर 3 कोर्स हमने, 3 सिलेबस हमने, 3 अपना सेशन हमने रखा है. और हम चाहेंगे आप लोग आते रहें. और मल्ले साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमेशा आए और अब हम लोगों को आपका आशीर्वाद मिलता रहे. सभी को प्रणाम, चरण स्पर्श. हम लोग फिर मिलेंगे अगले सप्ताह. चौबे सर, मलय सर, चंद्रेश्वर खान साहब, पल्लव सर, अमिताभ जी, अविनाश जी, ऑल ऑफ यू, अमित, आशीष, विनय, विनय और आशीष, आप लोग